Hello students, my name is Isha Chaudhary and I am working as an assistant professor in the subject of commerce. आज हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक चैप्टर करेंगे विच इज़ कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका रेगुलेट हुआ था 1930 में। क्योंकि मॉडर्न एज हमारी ट्रेड और कॉमर्स की एज है और आजकल जो ट्रेंड है वो परचेज़ और सेल का है। वैरायटी ऑफ गुड्स डेली परचेज़ और सेल किए जाते हैं और उन सेल और परचेज़ को गवर्न करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था 1872 में। लेकिन अब कुछ स्पेशल रूल्स निकाले गए हैं स्पेशली फॉर सेल ऑफ गुड्स के लिए। क्योंकि सेल ऑफ गुड्स जब होता है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटेड टू प्राइस, रिलेटेड टू कंडीशंस, रिलेटेड टू रेगुलेशंस। तो उन अग्रीमेंट्स और ऑनरशिप और ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कंसिडर करने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट को क्रिएट किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी बायर। बायर कौन होता है? बायर वो पर्सन है जो परचेज़ करता है गुड्स को या फिर परचेज़ करने के लिए अग्री करता है। अ बायर इज़ अ पर्सन हु बायज़ और अग्रीज टू बाय द गुड्स। एक पर्सन ने अगर सेलर के साथ अग्रीमेंट किया है कि वो इन गुड्स को ख़रीद रहा है, या तो वो डायरेक्टली शॉप पर जाकर उन गुड्स को ख़रीद लेता है या फिर अग्रीमेंट करके आता है कि इन फ्यूचर मैं आपके पास ये पेमेंट कर दूंगा और आप मुझे ये गुड्स सेल कर देना। तो या तो वो डायरेक्टली ख़रीद ले और या फिर ख़रीदने के लिए अग्रीमेंट करे, तो हम उस पर्सन को क्या कहते हैं? बायर कहते हैं। और हम सभी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं, तो वी आर ऑल बायर्स। नेक्स्ट इसी कैटेगरी में आता है आपके पास सेलर। सेलर इज़ अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स द गुड्स। सेलर वो पर्सन है जो गुड्स को बेचता है या फिर बेचने के लिए अग्री करता है। अब सेलर किसी भी तरीके का हो सकता है। वो छोटा सा शॉपकीपर जो शॉप खोल कर बैठा है वो भी एक सेलर है, बड़े मॉल का मालिक भी सेलर है, या फिर जो हॉकर हैं वो भी सेलर हैं। तो हर एक अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से प्राइसेस और अग्रीमेंट्स को सेट करते हैं और गुड्स का सेल करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी जो शॉप का साइज़ है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंडीशंस और अग्रीमेंट्स को सेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ डिलीवरी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिलीवरी का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट तब माना जाता है जब गुड्स की डिलीवरी सेलर से बायर के थ्रू हो जाती है। क्योंकि बायर परचेज़ इसीलिए कर रहा है कि गुड्स उसके पोजेशन में आ जाएं और सेलर सेल इसलिए कर रहा है कि उसको सामान बेचना है। तो डिलीवरी का मतलब क्या है? वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ द राइट ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब इसमें दो बातें निकल के आई हैं। एक आता है वॉलंटरी और दूसरा आता है ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। ठीक है। वॉलंटरी मतलब कि वो जो सेलर अपना गुड्स की डिलीवरी कर रहा है वो कैसा होना चाहिए? वॉलंटरी होना चाहिए। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्ज़ी से करे, बायर उसे डरा कर धमका कर ना डिलीवरी ले और सेलर किसी के दबाव में आकर डिलीवरी ना दे। वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन होना चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से अपने गुड्स को बायर को हैंड ओवर करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसी तरह से जो ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन है वो भी ज़रूरी है कि आपने सेल तो कर दिया लेकिन गुड्स अभी तक आपने अपने पास रखे हुए हैं, फिर वो डिलीवरी नहीं कही जाएगी क्योंकि आपने उसको पोजेशन नहीं दिया है। तो जब डिलीवरी की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि वो पोजेशन भी गुड्स का फ्रॉम सेलर टू बायर हैंड ओवर होना ज़रूरी होता है। अब ये जो डिलीवरी आती है, ये डिलीवरी भी आपकी दो तरीके की हो सकती है, दैट इज़ एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दो तरह की डिलीवरी हो सकती है, एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी क्या है? जो अभी हमने बात की, जहाँ पर एक्चुअली एक सेलर बायर को गुड्स हैंड ओवर करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एन एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के केस में हम क्या करते हैं? जहाँ पर हम ऐसी जगह से गुड्स खरीदते हैं जो आप डायरेक्टली उसको पिकअप नहीं कर सकते। जैसे शॉपकीपर्स होते हैं, वो कहीं आउटर एरिया से माल खरीदने जाते हैं, तो माल खरीदने गए तो उन्होंने माल बहुत सारा ख़रीद लिया, तो उनको क्या मिलता है? एक बिल मिलती है या रेलवे रिसीट मिलती है उन शॉपकीपर से, और उनका माल फिर किससे आता है? ट्रांसपोर्ट से आता है। तो जब वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से जिस भी ट्रांसपोर्ट से उन्होंने सामान मंगाया, आइदर रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट, वहाँ पर वो रिसीप्ट दिखाएंगे, रेलवे रिसीप्ट होगी या रोडवेज़ की रिसीप्ट होगी या फिर कोई बिल होगा जिसके अकॉर्डिंग ये प्रूव हो सके कि वो गुड्स उसके हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कोई रिसीप्ट शो होगी जो आपको ये बताएगी कि ये गुड्स आपको बिलोंग करते हैं। अगर डिलीवरी हो रही है तो गुड्स भी आपके कैसे होने चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट। ये हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है, डिलीवरेबल स्टेट। जो आपके गुड्स
डिलीवर हो रहे हैं। सेलर जब गुड्स डिलीवर कर रहा है तो वो गुड्स कैसे स्टेट में होने चाहिए, कैसे कंडीशन में होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में। गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ देम, कि जब बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया सेलर के साथ तो उसने ये कंडीशंस फिक्स की होंगी कि मुझे गुड्स इस कंडीशन में चाहिए, तो सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो जिस कंडीशन में बायर ने रिक्वायरमेंट दी है उन्हीं कंडीशन में वो बायर को गुड्स की सप्लाई करे, डिलीवरी करे। और अगर वो सेम स्टेट में डिलीवर कर रहा है तो बायर उन गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेलर ने कंडीशंस चेंज कर दी और उन कंडीशंस के अगेंस्ट जाकर उसने डिलीवरी दी है तो बायर कैन रिफ्यूज़ टू टेक द डिलीवरी ऑफ दैट गुड्स। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर फिक्स की जाती है उन कंडीशंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो बायर है वो रिफ्यूज़ कर सकता है डिलीवरी लेने से और पेमेंट देने से, तो वहाँ सेलर को लॉस हो सकता है। तो कंडीशंस फुलफिल करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, अब ये क्या है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स? ये वो डॉक्यूमेंट है, जैसे अभी हमने बात की थी रेलवे रिसीप्ट और बिल्स और उन सब की। तो जो बिल्स होते हैं, जो रेलवे रिसीप्ट्स होती हैं या कोई वेयर हाउस सर्टिफिकेट होते हैं या कोई बिल ऑफ लेडिंग होता है, वो आपके आते हैं इस कैटेगरी में। अब वो क्या शो करते हैं कि गुड्स आपको बिलोंग करते। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब कि आप उन गुड्स के मालिक हैं, द गुड्स बिलोंग टू यू, यू आर द ऑनर ऑफ दैट गुड्स। तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपका ज़रूरी होता है अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मंगवा रहे हो, और वैसे भी कि आपके पास कोई भी आप गुड्स परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं तो बायर को ये चाहिए कि वो गुड्स की जो बिलिंग है वो ज़रूर कराए और सेलर को भी ये चाहिए कि वो गुड्स की बिलिंग ज़रूर दे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर गुड्स। अब नाम से ही क्लियर है, फ्यूचर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो फ़िलहाल नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो क्रिएट हो सकते हैं। तो ये ऐसा कब होता है? जब बायर और सेलर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लें और बायर कहे कि मुझे ये गुड्स चाहिए सेलर से, लेकिन सेलर कहता है कि फ़िलहाल तो ये गुड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, एग्रीमेंट कर लीजिए और एडवांस पे कर दीजिए, मैं ये गुड्स आपको मैन्युफैक्चर करके कुछ टाइम बाद एट अ प्रॉपर टाइम, प्लेस और डेट आपको ये डिलीवर कर दूंगा। तो वो गुड्स आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में। और जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स क्या है आपके? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इंक्लूडिंग स्टॉक, शेयर्स, क्रॉप्स, ग्रास एट्सेट्रा। यानी गुड्स जो आपका आता है, गुड्स में सभी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ भी जो हम डेली रूटीन में ख़रीदते हैं, ब्रेड, बटर, जैम, टीवी, फ्रिज, ये सब आपका क्या है? गुड्स की कैटेगरी में आता है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वो है इंसॉल्वेंट। एक पर्सन इंसॉल्वेंट कब माना जाता है? जब वो अपनी डेट्स को पे नहीं कर पाता है रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में। ऐसा कब होता है? जब क्रेडिट सेल्स हो रही हैं और क्रेडिट सेल्स होते होते उसके ऊपर बहुत डेट्स इकट्ठी हो जाती हैं और उसके पास इतनी एसेट्स होती नहीं कि वो उनको पे कर पाए, तो ही कैन बिकम इंसॉल्वेंट। और सेलर को, बायर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि बायर के पास इतना अमाउंट है कि वो उसको पे कर सकता है या नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके अलग अलग रूल्स होते हैं कि किस तरह से हम उससे अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद इसमें आता है एक पॉइंट प्राइस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, क्योंकि प्राइस इज़ टू बी डिफाइंड एज द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। सेलर जिस चीज़ के लिए गुड्स को सेल कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस। जो गुड्स वो सेल कर रहा है उसके रिटर्न में जो वो रिसीव करता है दैट इज़ कॉल्ड प्राइस। और अगर गुड्स ऐसे ही एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, जैसे बार्टर सिस्टम होता था कि गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज कर दिया जाता था, तो उसको हम सेल के अंदर कंसिडर नहीं करते। जहाँ पर हम प्राइस उसका रिसीव कर रहे हैं, बायर प्राइस पे कर रहा है और सेलर रिसीव कर रहा है अमाउंट कुछ, उसको हम प्राइस बोलते हैं और तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होता है। और एक चीज़ हमें और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ध्यान रखनी है, क्वालिटी ऑफ गुड्स। जब तक हम क्वालिटी ऑफ गुड्स को मेंटेन करके रखेंगे तभी तक हमारी सेल्स बढ़िया होंगी और बायर को ये इंश्योर करना होगा कि जिस क्वालिटी की गुड्स उसने मांगे हैं उन्हीं क्वालिटी के गुड्स सेलर उसको सप्लाई करे, और अदरवाइज़ उसके गुड्स रिफ्यूज़ हो सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट को डिफ़ाइन करती हैं और जिनके बेस पर आपका ये पूरा एक्ट चलने वाला है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ गो थ्रू दीज डेफिनेशंस, ताकि हम आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो सके।
Thank you for now.